क्या आपने कभी सोचा है कि पीएलसी बगैर रुके एक सेकंड में 1000 बार प्रोग्राम कैसे चलाता है? पीएलसी को कैसे पता चलता है कि पहले इनपुट्स को रीड करना है और फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है और फिर आउटपुट्स को अपडेट करना है? अगर ये आपने सारे स्टेप्स समझने हैं तो पीएलसी स्कैन साइकिल समझना पड़ेगा। अगर आपको पीएलसी स्कैन साइकिल समझ आ गया तो पीएलसी प्रोग्रामिंग समझना मुश्किल नहीं होगा। मैं इस वीडियो में अपने 20 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बेस पे पीएलसी स्कैन साइकिल को वेरी सिंपल और स्टेप बाय स्टेप रियल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएलसी स्कैन साइकिल। अगर हमारे पास स्मॉल पीएलसी हो 200 या 300 या कोई डीसीएस स्काडा का मास्टर कंट्रोलर हो 400 सीरीज का, दोनों में स्कैन साइकिल इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बगैर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसलिए हमें स्कैन साइकिल को 100% अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसकी बेस पे हम प्रोग्राम बना सकेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सकें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि स्कैन साइकिल कैसे वर्क करता है। ये मेरे पास फिजिकल इनपुट्स हैं जिसमें स्विचेस, लिमिट स्विच, प्रॉक्सी स्विच, ये सारे डिजिटल सिग्नल देते हैं जो कि हम पीएलसी की इनपुट कार्ड पे कनेक्ट कर देते हैं। ये फिजिकल सिग्नल जैसे ही पीएलसी की इनपुट को हाई या लो करता है तो उसके अगेंस्ट एक इनपुट प्रोसेस इमेज मेमोरी होती है जिसके अंदर एक मेमोरी हाई या लो हो जाती है उस एड्रेस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा पुश बटन प्रेस होगा और आई 0.0 हाई होगी तो मेरा इनपुट प्रोसेस इमेज में भी उसके अगेंस्ट जो मेमोरी है वो हाई हो जाएगी। डायरेक्ट ये फिजिकल इनपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में यूज नहीं की जाती। इसकी क्या रीजन है इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है एग्जीक्यूट प्रोग्राम। एग्जीक्यूट प्रोग्राम का मतलब जो OB1, FB, FC में मैंने लॉजिक बनाई हुई है, यहाँ पे मैंने नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाए हैं और इनपुट्स यूज किए हैं और उसके बेस पे मैंने एक आउटपुट को हाई किया है Q0.0। ये Q0.0 आउटपुट डायरेक्ट फिजिकल आउटपुट पे नहीं हाई होगी, ये सिग्नल आउटपुट प्रोसेस इमेज में अपडेट होगा। नेक्स्ट इस लाइन में मैंने मेमोरी के अगेंस्ट एक Q0.1 को हाई या लो किया है, वो यहाँ पे जाएगा आउटपुट प्रोसेस इमेज के Q0.1 को लो करेगा। इसी तरह नेक्स्ट Q0.2 को हाई करेगा। लेकिन जैसे ये प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद मेरी पीएलसी आउटपुट प्रोसेस इमेज से वैल्यूज लेगी और मेरी फिजिकल आउटपुट्स के ऊपर सेंड करेगी ताकि मेरा यहाँ पे सोलनॉइड वाल, मोटर, कोई भी लैंप लगा हुआ है तो वो ऑन या ऑफ हो सके। इसकी क्या वजह है कि पीएलसी आउटपुट प्रोसेस इमेज को पहले अपडेट करती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद वो फिजिकल आउटपुट्स को हाई लो करती है। इसके ऊपर बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाउसकीपिंग और कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई HMI लगी हुई है या कोई मेरे पास SCADA सिस्टम है या कोई भी ऐसी चीज जो CPU के साथ कनेक्ट है, वो उसकी कम्युनिकेशन को चेक करेगी। इन केस अगर कम्युनिकेशन ब्रेक है तो यहाँ पे कोई अलार्म जनरेट किया जाए और यहाँ पे मेरा स्कैन साइकिल कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके बाद मैं फिर फिजिकल इनपुट्स को रीड करूंगा और उसकी बेस पे मैं इनपुट प्रोसेस इमेज को अपडेट करूंगा और ये साइकिल इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखूं कि अगर मेरा CPU यहाँ पे इनपुट्स को रीड करता है जो फिजिकल इनपुट्स हैं और इनपुट प्रोसेस इमेज में अपडेट करता है तो वो उस पर 0.2 मिली सेकंड लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जीक्यूट प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे OB1, FB, FC में जो लॉजिक बनाई हुई है इन एंड गेट्स, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज की बेस पे, और हर इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट हाई होती है या लो होती है उसको वो आउटपुट प्रोसेस इमेज में ऐड करता है और इसके ऊपर लगाता है 2.8 मिली सेकंड। और जैसे ही मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आउटपुट प्रोसेस इमेज को फिजिकल आउटपुट पे सेंड करता है, उसके ऊपर 0.2 मिली सेकंड लगते हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन चेक करने में 0.3 मिली सेकंड लगे। इस तरह टोटल मेरा टाइम 3.5 मिली सेकंड लगा। जो टोटल टाइम मेरे CPU की स्पीड और नंबर ऑफ IOs पे डिपेंड करता है कि कितना होगा। अब ये वीडियो पीएलसी लर्निंग सीरीज की सेकंड क्लास है। किसी भी मेरे फ्रेंड ने अगर फर्स्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है, वहां से देखें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और उस वीडियो में हमने पीएलसी हार्डवेयर कॉन्फ़िगर किया था जिसके साथ हमने डिजिटल इनपुट कार्ड कनेक्ट किए थे और आउटपुट कार्ड कनेक्ट किए थे और उनको हार्डवेयर में किस तरह कॉन्फ़िगर करना है वो उस वीडियो से देखा जा सकता है। और नेक्स्ट एक स्मॉल OB1 में प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने सिंपल एक इनपुट यूज की और आउटपुट हाई की और इसको हमने देखा कि सिमुलेटर में हम इनपुट को यूज करके आउटपुट को कैसे हाई करते हैं और इस सिमुलेटर में बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको भी वहां डिटेल में देखा था। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने ये हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में डिजिटल इनपुट कार्ड ऐड किए थे। ये वो पॉइंट है जहां पे हम डिजिटल इनपुट कार्ड ऐड करते हैं, डिजिटल आउटपुट कार्ड ऐड करते हैं, एनालॉग या एनालॉग आउट। उसकी बेस पे CPU अपने इनसाइड एक इंटरनल बफर बनाता है जिसको हम इनपुट प्रोसेस इमेज कह रहे हैं। वो इंटरनल बफर है, इंटरनल मेमोरी है जो जैसे मैं डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट कार्ड को असाइन करूंगा हार्डवेयर में, उसी टाइम CPU अपने इनसाइड ये एक मेमोरी स्पेयर कर देगा ताकि हार्ड कार्ड की इनपुट का स्टेटस यहाँ पे नोट किया जा सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इनपुट बाइट 0 का 0.0 से 0.7 तक हर इनपुट का स्टेटस अपडेट होगा। यहाँ पे कोई स्विच ऑन होगा तो उसकी इनपुट 1 होगी और अगर कोई स्विच ऑफ होगा तो उसकी इनपुट लो होगी। और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आउटपुट के लिए भी इनपुट बफर होता है, उसको हम आउटपुट प्रोसेस इमेज कहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो लॉजिक की बेस पे आउटपुट को हाई करता है या लो करता है। वो डायरेक्ट फिजिकल आउटपुट पे नहीं जाता सिग्नल, वो हमारे आउटपुट प्रोसेस इमेज के अंदर नोट हो जाता है
जैसे हम एग्जांपल में देखें QB 0.0 से 0.7 तक हर आउटपुट का इमेज यहाँ पे नोट करेगा और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वो हर बिट के अगेंस्ट फिजिकल आउटपुट को हाई या लो करेगा। यहाँ पे सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएलसी के इनसाइड इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस इमेज क्यों बनाया जाता है, उस पर बात करते हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। अगर मैं फिजिकल इनपुट को डायरेक्ट रीड करके आउटपुट को हाई कर दूं तो उससे क्या नुकसान होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है, उसमें i0.0 यूज हुई है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक और पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटपुट Q0.1 और इसको मैंने सिंबल नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे फिर लिख लेता हूँ Q0.2। अब मेरी एक इनपुट है और उसके अगेंस्ट 3 आउटपुट हाई हो रही हैं। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये मैंने डाउनलोड कर लिया CPU में और ये ऑनलाइन चला गया। अब अगर मेरा कोई फ्रेंड यहाँ पे इनपुट को प्रेस करता है, 0.0 को प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, ये मैंने प्रेस किया, मेरी तीनों आउटपुट्स हाई हो गई, कोई इशू नहीं हुआ। अब हमें ये आइडिया हो गया कि स्कैन साइकिल का मतलब है कि OB1 को कंप्लीट रीड करना है, तो नेटवर्क 1 को रीड करेंगे, फिर 2 को रीड करेंगे, फिर 3 को रीड करेंगे। इस तरह अगर लास्ट में और इसमें ब्लॉक्स हैं तो रीड होते जाएंगे, जैसे वो फिनिश हो जाएंगे लास्ट नेटवर्क पे उसके बाद फिर पहले नेटवर्क पे आ जाएंगे। इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मेरे यहाँ पे जब CPU ने रीड किया i0.0 लो थी, आउटपुट को हाई नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा या यहाँ पे पहुंचा नेक्स्ट इस जगह पे नेटवर्क 3 में, तो i0.0 हाई हो गई, तो वो इस जगह पे इसको हाई कर देगा Q0.2 को। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा प्रोग्राम एक स्कैन साइकिल में 2 बिहेवियर दे रहा होगा। फर्स्ट नेटवर्क में i0.0 लो है और Q0.0 लो है, लेकिन उसी स्कैन साइकिल में नेटवर्क 3 में जैसे प्रोग्राम पहुंचता है तो i0.0 हाई हो चुकी है और Q0.2 हाई हो गई है। तो एक स्कैन साइकिल के अंदर एक इनपुट के अगेंस्ट 2 बिहेवियर आ गए, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। किसी भी प्लांट में इस तरह नहीं होना चाहिए। एक स्कैन साइकिल में एक इनपुट के अगेंस्ट एक ही आउटपुट होनी चाहिए। अगर कोई इनपुट लो है तो पूरे स्कैन साइकिल के लिए वो लो होगी, और अगर वो इनपुट हाई है तो पूरे स्कैन साइकिल के लिए वो हाई होगी, फिर एक रिजल्ट आएगा। अदरवाइज इस तरह 2 आउटपुट्स आ रही हैं, 2 बिहेवियर बन रहे हैं, जो कि डेंजरस हो सकते हैं। अब हम इसी तरह एक आउटपुट को देखते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि आउटपुट इमेज क्यों बनाया जाता है। यहाँ पे मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, इस नेटवर्क को डिलीट कर लेता हूँ, इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, और यहाँ पे फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर इसी को पेस्ट कर दूंगा दोबारा, और फिर एक दफा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसी को। लेकिन अब यहाँ पे मैं आउटपुट को सेम रखूंगा और यहाँ पे इनपुट को चेंज करूंगा। i0.1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i0.2। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं CPU में और ऑनलाइन चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर देखें, हमारी सारी इनपुट स्लो हैं, तीनों, आउटपुट एक है, वो इन 3 इनपुट से हाई हो रही है। अब यहाँ पे अगर कोई मेरा फ्रेंड इनपुट 0.0 को हाई करता है तो मेरी Q0.0 हाई हो जाएगी। हम करके देखते हैं। ये मैंने जैसे ही इनपुट 0.0 को हाई किया, मेरी Q0.0 हाई हो गई, लेकिन इधर फिजिकली आउटपुट में हाई नहीं हुई। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये हमारा आउटपुट प्रोसेस इमेज में जा रहा है, और फिर उसके बाद 0.0 इनपुट की वजह से जो लॉजिक आउट पे आ रही है Q0.0 लो, ये भी आउटपुट प्रोसेस इमेज में जा रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस इमेज में हाई हुई, यहाँ पे आउटपुट प्रोसेस इमेज में लो हो गई, और फिर i0.2 फिर लो है और आउटपुट उसकी वजह से लो होगी। तो लास्ट में आउटपुट प्रोसेस इमेज पे आउटपुट लो है, इसलिए फिजिकली आउटपुट नहीं हाई होगी। अब अगर मैं यहाँ पे 0.1 को भी हाई कर दूं, ये मैंने 0.1 को हाई कर दिया, अभी भी हमारी आउटपुट हाई नहीं हुई, क्योंकि आउटपुट प्रोसेस इमेज में इस नेटवर्क ने हाई किया, इस नेटवर्क ने हाई किया, लेकिन लास्ट वाले नेटवर्क ने लो किया। तो जो लास्ट वाला डिसीजन होगा लॉजिक का, वो इंप्लीमेंट होगा। अगर मैं इन दोनों को लो कर दूं और सिर्फ इस लास्ट को हाई कर दूं, तो मेरी आउटपुट हाई हो गई है। इवन के यहाँ पे लो है, यहाँ पे भी लो है, लेकिन इसकी वजह से हाई हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट क्लियर होता है, अगर मेरा ये आउटपुट प्रोसेस इमेज ना बने और ये फिजिकल आउटपुट हो, तो मे बी यहाँ पे आउटपुट लो होगी, फिर लो होगी, फिर हाई होगी। तो यहाँ पे चैटरिंग होने लग जाएगी। मेरी अगर कोई रिले लगी हुई है Q0.0 पे, वो चैटर करेगी, वो यहाँ पे ऑन होगी, यहाँ पे ऑफ होगी। इसका मतलब है कि मेरे एक ही OB1 के अंदर, एक ही ब्लॉक के अंदर नेटवर्क 1 में एक चीज लो हो रही है, नेटवर्क 2 में फिर लो हो रही है, नेटवर्क 3 में हाई हो रही है। तो हाई लो होने की वजह से, चैटरिंग की वजह से मेरी मोटर या जो भी चीज आगे चल रही है वो डैमेज हो सकती है, वो फॉल्टी हो सकती है, इंडस्ट्री में डेंजरस हो सकता है ये। लेकिन आउटपुट इमेज की वजह से पूरे स्कैन साइकिल में ये वन टाइम अपना स्टेटस आउट पे सेंड करेगा, लो हो या हाई हो।
स्कैन साइकिल के दरमियान में कोई चैटरिंग नहीं होगी। इवन कि यहाँ पे हमें ये लो नजर आ रही है दोनों, लेकिन आउटपुट इसकी वजह से हाई है, वो हर टाइम हाई ही रहेगी, एक लम्हे के लिए भी लो नहीं होगी। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को क्लियर हो गया होगा कि पीएलसी में फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट को डायरेक्ट यूज क्यों नहीं किया जाता। इसमें मेरा सीपीयू कंटिन्यूस स्कैन साइकिल में है और यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ रही है सिंगल स्कैन। अब अगर मैं स्कैन साइकिल की बात करूं तो स्कैन साइकिल का मतलब होता है मेरा प्रोग्राम कितनी देर में कंप्लीट होगा, ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया। अब अगर हम बैक पे जाके देखें, प्रोग्राम में सिर्फ एक ओबी है। अगर मैं कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करके देखूं, यहाँ पे अगर हम देखें एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरा एक और 300 का प्रोजेक्ट है वो मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर जाते हैं, इसके इसी तरह स्कीमेटिक में जाएंगे, इसके स्कीमेटिक में ब्लॉक्स में जाएंगे। ये इतने ज्यादा ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये सारे ब्लॉक्स 1 बाय 1 बनाए हैं। ओबी 1 मेन ब्लॉक होगा, उसके बाद ये ओबीज भी यूज होंगे, नेक्स्ट हम यूज करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, नेक्स्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद ये एफबी भी बनेंगे और ये इस तरह एफबी भी बनेंगे। इस तरह प्रोग्राम की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, उसमें डीबी भी, ये सब कुछ यूज होगा। तो स्कैन साइकिल का मतलब होता है कि पहले ब्लॉक की पहली लाइन से, ये जो हमारी पहली लाइन है नेटवर्क 1, फिर नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, अगर मैं किसी एक को ओपन करूं, इसके ओबी 1 को ओपन करूं, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कितने ज्यादा इसके अंदर नेटवर्क बने हुए हैं। ये इतना स्मॉल प्रोग्राम नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे। अभी मेरा जो ब्लॉक है उसमें सिर्फ मैंने एक ही प्रोग्राम बनाया, एक ही नेटवर्क बनाया, इसलिए वो बहुत छोटा सा है। अब इस सारे को रीड करने पे जितना टाइम सीपीयू को लगेगा उसको स्कैन साइकिल कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीपीयू इस तरह सीक्वेंस में रीड करता जाएगा जैसे यहाँ पे पढ़े हुए। ये इसलिए पढ़े हुए क्योंकि मैंने यहाँ पे बनाए इस तरह, FB 506 को मैंने यहाँ पे बनाया, उसके बाद FB 507 को मैंने यहाँ पे बनाया। और अगर मैं डाउन साइड जाके देखूं तो मेरे पास FC बना हुआ होगा नीचे एक, ये FC1, FC2, और यहाँ लास्ट में हमने बनाए हुए DB। अब इस कंडीशन में लग रहा है कि हमारे पास DB2 सबसे लास्ट में रीड होगा, उससे पहले FC होंगे, उससे पहले FB होंगे और सबसे पहले हमारे पास OB होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसको हम जरा डिटेल में जाके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर OB1 को ओपन करूं तो फिर हम देखेंगे कि प्रोग्राम किस तरह रन होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाता हूँ और क्रॉस रेफरेंस में जाता हूँ और डिस्प्ले पे जाता हूँ। यहाँ पे हमें सारे ब्लॉक्स नजर आ जाएंगे, सारी इनपुट, सारी आउटपुट्स। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ही ये होता है कि मेरे प्रोग्राम में क्या क्या यूज हुआ है उसकी डिटेल यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। अब इसमें ये जो ऑप्शन है प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसको मैं देखता हूं क्विकली। यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है कि किस तरह रन होगा। अगर मैं इधर देखूं तो OB1 रन होगा, उसके बाद OB82, OB85। ये जो हमारे OB हैं ये नॉन साइक्लिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू स्कैन नहीं होते। अगर प्रोग्रामिंग एरर आएगा तो OB121 कॉल होगा, फिर वो रीड होगा और उसके अंदर अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो वो स्कैन हो जाएगा। अगर प्रोग्रामिंग एरर नहीं आएगा तो फिर ये OB कॉल नहीं होगा। बेशक जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, CPU में भी 1 ईयर से रन हो रहा होगा, लेकिन OB121 कॉल नहीं होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं OB1 में यहाँ प्लस का निशान है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये वो ट्री बन रही है कि ये किस तरह कॉल करेगा। सबसे पहले OB1 में सिस्टम फंक्शन ब्लॉक 0 ये कॉल होगा, उसके बाद फिर DB12 कॉल होगा, उसके बाद DB3 और उसके बाद FC1 कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे अगर OB1 में जाऊं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे कॉल हो रहे हैं, ये हमारी इनपुट्स यूज हो रही हैं। हमने यहाँ क्रॉस रेफरेंस में देख लिया कि हमारे पास सबसे पहले OB1 के अंदर SFB सिस्टम फंक्शन ब्लॉक 0 काउंट अप, ये हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये लिखा हुआ आता है, ये सिस्टम फंक्शन ब्लॉक 0, ये यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास सिस्टम फंक्शन ब्लॉक 0 और इसके ऊपर है DB12। क्योंकि ये सिस्टम फंक्शन ब्लॉक है और फंक्शन ब्लॉक के साथ DB कनेक्ट होता है और इसका DB12 है, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट DB12 का नाम आ गया, ये कॉल होगा। उसके बाद इस तरह DB3 होगा। अगर हम डाउन जाके देखेंगे, ये DB3 की एक इनपुट मैंने कॉल की हुई है, पूरा DB नहीं कॉल किया, सिर्फ उसका एक बिट है, लेकिन वो यहाँ पे रीड होगा। तो जो एड्रेस मैं यहाँ पे लिखूंगा सीक्वेंस में, ये उसी तरह ट्री बनती जाएगी। मे बी लास्ट ब्लॉक मेरे पास जो पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, अगर इधर देखें स्ट्रक्चर में ये वाला, अगर मैंने इसको प्रोग्राम में सबसे पहले कॉल कर लिया FC8 को तो ये वहां पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो कॉल होगा। ये इस सीक्वेंस में कॉल नहीं होंगे, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। या अगर हम यहाँ पे ट्री भी देख लिया हमने, ये सारे इस तरह सीक्वेंस में कॉल होते जा रहे हैं। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा प्रोग्राम के अंदर, उसको मैं इस पिक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूं। वन स्कैन साइकिल ऑफ PLC प्रोग्राम कैसे काम करता है। सबसे पहले PLC अपनी इनपुट्स को रीड करती है और इनपुट प्रोसेस इमेज को अपडेट कर लेती है और उसके बाद आते हैं OB। ये नॉन साइक्लिक होते हैं। नॉन साइक्लिक का मतलब कि ये हर टाइम स्कैन नहीं होते, हर टाइम यूज नहीं होते। जैसे ही कोई इशू आएगा तो उस टाइम ये OB कॉल होगा। अगर प्रोग्रामिंग एरर आएगा
तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ओबी कॉल नहीं होगा। और उसके बाद आता है OB1। OB1 साइक्लिक ओबी है। साइक्लिक ओबी का मतलब कि ये कंटिन्यू रीड होता रहेगा हर टाइम 24/7। अब इसके ऊपर हम जरा डिटेल से देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। OB1 का अगर हम देखें तो नेटवर्क 2 में या 3 में FB1 को कॉल किया है तो FB1 पे आ जाएगा प्रोग्राम। जैसे FB1 पे आया तो उसमें नेक्स्ट नेटवर्क 2 या 3 में फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि ये नेटवर्क 2 या 3 हो सकता है यहाँ पे, तो ये FC2 में आ जाएगा प्रोग्राम। जैसे FC2 में आया तो उसने पूरा FC रीड किया और उसके अंदर जो जो आउटपुट्स हाई या लो हो रही थी उनको अपडेट किया प्रोसेस आउटपुट इमेज में, और उसके बाद फिर वापस चला गया वापस FB1 में, और FB1 का जो रिमेनिंग रह गया था उसको रीड कर लिया, साथ DB1 को भी रीड कर लिया, क्योंकि DB1 FB1 का पार्ट होगा। इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जहां मैं OB, FB और FC ब्लॉक्स ऐड करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहां पे हमने देखा कि दरमियान में किसी जगह पे FC3 को कॉल किया था प्रोग्राम ने, इसलिए यहां पे FC3 पे आएगा प्रोग्राम, और उसके अंदर जो भी लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई आउटपुट्स अपडेट करनी है प्रोसेस आउटपुट इमेज में तो यहाँ पे हो जाएंगी, और उसके बाद प्रोग्राम फिर वापस चला जाएगा इस जगह पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं डाउन जाते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे यहीं पे रीड हो रहे हैं, और इस जगह पे मे भी नेटवर्क 20 हो, उस जगह पे FC1 को कॉल किया है तो सेम फिर काम होगा यहाँ पे। FC4 में प्रोग्राम आने के बाद प्रोसेस आउटपुट इमेज को अपडेट करेगा और फिर वापस चला जाएगा यहाँ से, और फिर वापस जाएगा और फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा। जैसे ही सारे नेटवर्क्स कंप्लीट हो जाएंगे OB1 के, तो प्रोसेस आउटपुट इमेज से सारी वैल्यूज को लेके फिजिकल आउटपुट्स पे अपडेट कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा यहाँ से OB1 से, क्योंकि ये साइकिलिक है और उसने कंटिन्यू ऐसे चलते जाना है। अब हमें यहाँ पे इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि FC2 यहाँ पे स्टार्ट में ही यूज हो गया है, इवन कि मैंने बनाया उसको बिल्कुल लास्ट में था। अब अगर हम यहाँ पे देखें मेरे पास कितने सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें FB भी बने हुए हैं और FC भी बने हुए हैं। अगर इनमें से कोई ब्लॉक मैं OB1 में कॉल नहीं करूंगा तो वो स्कैन साइकिल में नहीं आएगा, फिर वो रीड भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें FC1 मेरे पास ये बना हुआ है और मैंने यहाँ पे FC1 को नेटवर्क 11 में कॉल किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहाँ से नेटवर्क 11 को भी डिलीट कर दूं और इसको सेव करके डाउनलोड कर दूं, अब मेरा FC1 मेरे प्रोग्राम में तो पड़ा हुआ है लेकिन वो स्कैन साइकिल में नहीं आएगा। और अगर इस FC1 को अगर मैं ओपन करके देखूं और मेरे पास यहाँ पे कोई आउटपुट्स हाई या लो हो रही हैं FC1 में, वो आउटपुट्स हाई या लो नहीं होंगी क्योंकि ये FC1 स्कैन ही नहीं होगा। इस तरह मेरा PLC ये सारे ब्लॉक्स को रीड करता है एक स्कैन साइकिल में, और आउटपुट हाई करता है या लो करता है, और उसके बाद फिर दोबारा यहाँ से शुरू कर देता है OB1 के नेटवर्क 1 से। जो प्रोजेक्ट है अभी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ये वो प्रोजेक्ट आ गया। इसका बिल्कुल स्कैन साइकिल मिनिमम होगा, तो स्कैन साइकिल को अगर मैंने देखना है तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, हार्डवेयर पे जाऊंगा और यहाँ से जाके इसको ऑनलाइन जाऊंगा। ये मेरा जो हार्डवेयर जो मैंने पहले बनाया था वही आ गया, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया ऑनलाइन। अब ये ऑनलाइन का मतलब है कि जो CPU के अंदर चीज है ये वो दिखा रहा है हमें। पहले जो चीज थी ऑफलाइन में वो मेरे जो लैपटॉप में था वो था, अब मैंने ऑनलाइन देखा तो उसने यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो उससे बताएगा मॉड्यूल अवेलेबल है और ओके है, उस पर नो डिस्प्ले ऑफ LED पॉसिबल, मतलब कोई एरर नहीं है उसमें। अगर कोई भी एरर होगा तो CPU के ऊपर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, सारी डिटेल आ रही होगी उसके ऊपर। अभी ये रन मोड में है क्योंकि हमारा ये CPU रन मोड में है। अगर चेक करने के लिए मैं CPU को स्टॉप करूँ, जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा ये स्टॉप आ गया यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन में। अब हम इसको फिर रन मोड में डाल देते हैं दोबारा, ये फिर रन मोड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, उसने बताया कि ये क्या क्या होता रहा है CPU के साथ, विद टाइम और डेट के साथ सारी इंफॉर्मेशन है। सिमंस के हार्डवेयर में ये बहुत बेनिफिट है कि वो बहुत डिटेल बताता है आपको एक एक बात बताएगा कि हार्डवेयर के साथ क्या हुआ। अगर कोई भी मेरा प्रॉब्लम आएगा किसी चीज के ऊपर, किसी कार्ड पे वर्किंग नहीं कर रहा होगा कोई कार्ड, तो मैं यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देख सकता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम आया। अब अगर हम मेमोरी देखें तो CPU की मेमोरी ऑलमोस्ट 0.01% यूज हुई है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही नेटवर्क अभी बनाया OB1 में, बहुत ही थोड़ी है, ना होने के बराबर है, बिल्कुल एम्प्टी है। उसके बाद स्कैन साइकिल ये है, अभी 10 मिलीसेकंड स्कैन साइकिल है। उस एक नेटवर्क को जो ये रीड कर रहा है उसके लिए सिर्फ 10 मिलीसेकंड लगा रहा है ये। और अभी यहाँ पे हम इतना बड़ा प्रोग्राम इसमें लिख सकते हैं कि ये 100 मिलीसेकंड तक, 200 मिलीसेकंड तक वर्क कर सकता है। और डिफरेंट ये ऑप्शंस आ रही हैं इसमें, कम्युनिकेशन की कैसे कैसे ऑप्शन हैं, ये सारी हम नेक्स्ट देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हम इसको क्लोज करते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें सिर्फ मैंने अभी एक नेटवर्क बनाया, अब इसी में ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉक्स, और एट द एंड हम यहाँ पे जिस तरह HMI कनेक्ट हुई है इस पिछले प्रोजेक्ट में, उस तरह हम इसमें भी HMI कनेक्ट कर देंगे, जो मेन इस वाले प्रोजेक्ट में जैसे कनेक्ट हुई है। ये हमारा WinCC कनेक्ट हुई है जिसके ऊपर हम पिक्चर्स बनाते हैं, मिमिक्स जो बनती हैं, जो ऑपरेटर देखता है, ये इस नेक्स्ट स्टेप में इसी में बनती जाएंगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे HMI कनेक्ट करनी है WinCC, और WinCC के लिए मुझे स्पीड चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे CPU चेंज कर लेना चाहिए तो जिसमें इथरनेट की पोर्ट हो। इस CPU में इथरनेट की पोर्ट नहीं है, और इसमें मैं अगर MPI के थ्रू कनेक्ट करूंगा HMI के साथ
तो उसकी स्पीड में भी केबीज पर सेकंड में हो, और अगर मैं इथरनेट को कनेक्ट करता हूं तो इथरनेट की स्पीड एमबीज में होती है, बहुत स्पीड होती है उसकी। इसलिए आजकल इंडस्ट्री में इथरनेट को यूज किया जा रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक दूसरा सीपीयू ऐड करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ क्विकली, इसको मैं PLC 1300 कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और क्विकली मैं ऐड कर लेता हूँ CPU 300, एक और ऐड कर लेंगे, उसका मैं नाम दे दूंगा PLC 2_300। इसको मैं क्विकली ऐड करता हूं क्योंकि मेरे किसी भी फ्रेंड ने फर्स्ट जो हमने हार्डवेयर ऐड किया था उसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसलिए हमें इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोटेक्शन लेवल में जाके मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिया, इसका वो एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोटेक्शन मुझे भी नहीं चाहिए, मैंने इसको नो कर दिया, नो प्रोटेक्शन को ओके कर दिया, और अब मैं इसको सेव कर दूंगा। अब ये मेरे पास दूसरा सीपीयू ऐड हो गया जिसके अंदर इथरनेट पोर्ट है, क्योंकि इसके अंदर PN/DP है, और ये जो पहले वाला था इसके अंदर सिर्फ DP था, PN नहीं था। इसमें नेटवर्क 2 में और ब्लॉक्स ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते जाएंगे ये फर्दर कैसे बनता जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। सेव नहीं करना, ये मैंने प्रोजेक्ट क्लोज कर देना है, क्योंकि अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, इसको आर्काइव करना है। अदरवाइज अगर मेरा प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम हो गया तो फिर बहुत इश्यू होगा। अब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट, इसको ओके कर दिया। अब मैं इसका नेम दूंगा, यही मैं सिलेक्ट कर लूंगा जो मैंने पार्ट 1 में बनाया था, सिर्फ डेट यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे डेट कर देंगे आज 21 है, इसको मैंने डेट दे दी और सेव कर दिया। अब ये इसने क्विकली सेव कर दिया प्रोजेक्ट। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट नॉर्मल चला जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है ये वाला फोल्डर, तो मैं इसी को यूज करता रहूंगा और इसी में हम 400 CPU भी ऐड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। लेकिन अगर इन केस ये किसी भी टाइम प्रॉब्लम हो गया तो मैं डी ड्राइव में जाऊंगा और वहां पे अपना जो प्रोजेक्ट बैकअप का फोल्डर है उससे ये प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आर्काइव किया है इसको रिट्रीव करेंगे और दोबारा इस पे काम करना शुरू कर देंगे। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा स्कैन साइकिल और कैसे हार्डवेयर ऐड करते हैं। किसी भी मेरे फ्रेंड का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इस नेक्स्ट वीडियो में हम और ब्लॉक में ऐड करते जाएंगे चीजें और लास्ट में हम 400 CPU ऐड करेंगे जिससे हम PCS 7 SCADA सिस्टम बनाएंगे और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ताकि कोई आप वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।